बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 बहुत अहम मामलात हैं, मईशत से जुड़े हैं, जरूर बात करेंगे। खास तौर पर स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है, क्या ये मसनूई है, कुछ पंप किया जा रहा है, आखिर मामला क्या है? इसके साथ साथ आईएमएफ का मुतालबा है कि एफबीआर को भी खुद मुख्तार किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टेट बैंक को इससे कवर किया जा चुका है। इसके साथ साथ बीमार इदारों की निजकारी की जब बात हो रही है, बीमार इदारों से मुराद सबसे अहम तो पीआईए है। जब इसकी निजकारी की बात हो रही है तो निगरान हुकूमत के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि उनका कोई खास एजेंडा है। जायजा लेते हैं, मेरे साथ मुजम्मिल असलम साहब मौजूद होंगे और इसके बाद डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन करेंगे और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में बात करेंगे सिंध के मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज को कुछ चैलेंज है, क्या चैलेंज है, जरा उनकी नजर, उनकी जबानी सुन लेंगे। मुजम्मिल असलम साहब की तरफ चलते हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब, ये फरमाइएगा, स्टॉक मार्केट के हवाले से हमें हमेशा बताया गया, समझाया गया, हमें यह समझ में आई कि स्टॉक मार्केट जब बुलंद शरह सूद हो तो चलती नहीं है। स्टॉक मार्केट में सरमाया रखने के बजाय लोग बैंकों का रुख करते हैं, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक के बाद एक माइलस्टोन जो है वो अचीव करते जा रही है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक है या आपको कुछ इसके अंदर आर्टिफिशियल लगता है कि कोई पंप इसके अंदर किया जा रहा है, पैसा या कोई मामला है? देखिए जी फवाद भाई, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पंप करने के लिए पैसे डालने जरूरी होते हैं ना। हाँ। ऐसे तो नहीं, हवा से तो पंप नहीं कर सकते ना, कुछ मतलब कुछ डालेंगे। तो कल मैंने एक हिसाब किताब निकाला और मैं खुद जानना ये चाह रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ऐसा खेल है ना कि एक बेचेगा तो दूसरे को खरीदने का मौका मिलेगा, वरना तो आपको चीज ही नहीं मिल सकती ना। तो और फिर वो एक मैंने शिकायत पे ये अमल किया। ठीक है। मुझे मेरे चंद ब्रोकर दोस्तों ने बोला कि यार ये स्टॉक मार्केट की ब्रेकें क्या फेल हो गई है कि ये भागी जा रही है, तो ये कब रुकेगी? तो मैंने कहा यार अच्छी चीज है, ऊपर जा रही है, आप लोगों को क्या मसला है? उन्होंने ये कहा कि यार लोगों के पास शेयर ही नहीं है, लोग तो बेच चुके हैं, क्योंकि इतना लंबा इंतजार, इतनी लंबी ब्रेक लगी हुई थी 4-5 साल से, तो लोग थक गए थे। और जैसे अभी आपने कहा कि बैंकों में पैसे डालें, तो ये चीज ने मुझे मजबूर किया और मैंने जाके डेटा चेक किया। देखिए 1 सितंबर से लेकर कल तक 21,000 पॉइंट बढ़ी है मार्केट। 1 सितंबर को मार्केट थी 45,000 और 8 दिसंबर को मार्केट हो गई 66,000, 21,000 पॉइंट बढ़ी। ये 21,000 पॉइंट जो है, इसमें 12.5 से 13,000 पॉइंट सिर्फ 20 हिस्से की कीमतों से बढ़े। ठीक है। यानी 20 हिस्से की कीमतों का हिस्सा जो है 2/3 है ये इस तेजी में। ठीक है। और आपको अंदाजा ही होगा कि स्टॉक मार्केट में 500 से ज्यादा हिस्से हैं। ठीक है। तो 20 हिस्से में सबसे पहले तो एक बात यह है कि जिनके पास ये 20 हिस्से थे उन्होंने पैसे कमाए, नंबर 1। ठीक है। 480 बैठे हुए वैसे ही आराम से जैसे पहले बैठे थे, मतलब वो भी बड़े हैं, लेकिन जो छक्का जिधर लगा है ना वो यहाँ लगा है। ठीक है, समझ गए? तो एक इसका मतलब ये हो गया कि हर एक ने नहीं कमाया, क्योंकि हर एक के पास तो 20 शेयर नहीं है ना, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अब आ जाए बात के इसको खरीदारी किसने की और किसने बेचा। तो वो जब मैंने डेटा चेक किया तो पाकिस्तान, ये जो कह रहे हैं लोग कि मकामी सरमायाकारी का एतमाद बहुत बढ़ गया, सरमायाकारों का एतमाद बहुत बढ़ गया, तो भाई आपके लिए खबर ये है कि मकामी सरमायाकारों ने 6 महीने में पिछले, यानी 1 जुलाई से लेकर कल तक $55 मिलियन के शेयर बेचे हैं। अच्छा। सारे जितने भी मकामी, यानी इसमें बैंक आते हैं, इंडिविजुअल आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, इंश्योरेंस आती है, सब ने मिला के $55 मिलियन के शेयर बेचे हैं। और जिसने खरीदे हैं वो है फॉरेनर, उसने $61 मिलियन के शेयर खरीदे। ठीक है। तो दूसरी बात ये तय हुई कि मकामी लोग तो बेचारे अभी भी भाग रहे हैं उल्टे पैर ना। अब आप कहेंगे यार मकामी लोगों में किस किस ने बेचे, अब ये भी तो आप सवाल करेंगे ना। बिल्कुल। अगले आपके सवाल का जवाब ये है कि $100 मिलियन के पाकिस्तान के बैंकों ने अपने शेयर बेच दिए। ठीक है। $100 मिलियन के। ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी जो सेलिंग की है वो म्यूचुअल फंड्स ने की है। ये जो होते हैं ना, ये म्यूचुअल फंड्स आप समझ गए होंगे कि ये हबीब बैंक के यूपीएल के मैदान में $40 मिलियन के उन्होंने शेयर बेचे हैं। फिर आ जाते हैं इंडिविजुअल्स में, और आप ये बड़े बड़े इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े जिसे कहते हैं, इन्होंने इस 5 महीने में सिर्फ $2 मिलियन के शेयर खरीदे। 2। ठीक है ना। इंडिविजुअल भी नहीं खरीदा, उसने भी माल। फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वाहिद पाकिस्तान की, इन्होंने $55 मिलियन के शेयर खरीदे। ठीक है। और ये इंश्योरेंस कंपनीज में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? स्टेट लाइफ। वो है स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन। ठीक है। उसने खरीदे। बाकी जो दूसरी जो निजी इंश्योरेंस कंपनी है वो भी नेट सेलर थी। आखिरी में रहेगी कंपनीज, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे एंग्रो हो गया, ये जो जिनके हिस्से बिकते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है।
इन्होंने अपने शेयर बायबैक कर लिए। ठीक है। लकी सीमेंट ने, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने, मेपल लीफ सीमेंट ने, हबीब बैंक ने, तो मकामी तौर पे इन कंपनियों ने अपने शेयर बायबैक किए, या इंश्योरेंस में स्टेट लाइफ, बाकी सब सेलर, और नेट गोरे ने बाई की। तो ये जो तेजी का जो गुब्बारा था, ये 25 करोड़ आबादी में अगर कोई 10,000 लोग भी इससे मुस्तफीद हो गए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन पैदा होता है, गोरा क्यों आया यहां पे? देखिए, गोरा ने सिर्फ $60 मिलियन के शेयर लिए। ये $60 मिलियन जब हम 2008 में जब गोरे को लाए थे ना पाकिस्तान में 2005-6 में, तो वो एक शेयर में $100 मिलियन की बाइंग करता था, एक शेयर में सिर्फ। ठीक है। और 2016 से लेकर 2023 तक गोरे ने $1.5 अरब के शेयर मार्केट से बेचे हैं सिर्फ। अच्छा। ये तो कोई 1, 2, 3 लोगों के जहन में आया होगा कि, और वो जो आए मार्केट में और उन्होंने इतनी कम बाइंग से मार्केट इतनी उठा दी। ठीक है। तो ये पंपिंग नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। ये पंपिंग नहीं है, चेंज इन हैंड हुए, जिसके हाथ में गया वो मजबूत हाथों में चला गया। जैसे मैंने आपको कहा, कंपनीज ने अपने शेयर खुद खरीद लिए, अब कंपनीज से वो बिकने नहीं आएंगे। ठीक है। ठीक है। फिर दूसरा, स्टेट लाइफ जो है वो भी लंबे अरसे के लिए लेता है। ठीक है। अब हम बड़े अरसे से कहते थे स्टेट लाइफ आए, इतना उसके पास पैसा है, सरमाया है, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स, हुकूमत अपने शेयर यहाँ स्टेट लाइफ के थ्रू जो है मार्केट में खरीद ले, इतने मुफ्त के दाम मिल रही है। ठीक है ना। तो स्टेट लाइफ के शेयर भी मैं नहीं समझता कि माजी करीब में बिकने आएंगे। और गोरे की अभी पता नहीं कौन सा गोरा आया है, ये काला गोरा है या वाकई गोरा है। हाँ, तो ये अभी थोड़ा सा लोग इसको जो है ना एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन इसको माशी टर्म के अंदर आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव चेंज आप कहेंगे, या आप कहेंगे कि ये एक चाल है कि बुक रिप्लेसमेंट है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज की एक न्यूसेंस होती है ना। अब आपके प्रोग्राम की एक जो है अच्छा प्रोग्राम है, बुरा प्रोग्राम है, जैसा भी है, आपका उसका एक प्रोमो बना हुआ है। ठीक है ना, जिसमें आप बड़े स्टाइल से खड़े होते हैं, कभी हाथ मोड़ के, कभी कोई शायराना बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, एक प्रोमो होता है ना। बिल्कुल। इसी तरह स्टॉक मार्केट की एक टेंडेंसी है, ये हेडलाइंस कैप्चर करती है। ठीक है। ठीक है। और ये जो है ये खबर बनती है इससे। बिल्कुल। और ये खबर ऐसी होती है जो बैनुल अक़वामी सतह पे भी जाती है। बिल्कुल। फिर इससे परसेप्शन बनता है कि जी चीजें अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है। तो फिर वो जब वो प्रोमो बन जाता है ना, तो इससे फिर लोग आपके मुल्क में इंटरेस्ट लेते हैं कि यार इधर हो क्या रहा है, पता करो। बिल्कुल। तो उससे कोई ना कोई राह बन जाती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और आप ये कहेंगे कि पॉजिटिव है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा मुजम्मिल भाई, एक बड़ा मसला आ रहा है। IMF कहता है कि जी FBR को भी खुद मुख्तार कर दें, अब उसके ऊपर सियासी दबाव नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो ठीक काम नहीं करता। तो FBR खुद तब्दील होने के लिए तैयार है, इनलैंड रेवेन्यू हो, कस्टम हो, दोनों साइडें? यार नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे थोड़ी सी होप इसमें इसलिए आई कि एक सिंध रेवेन्यू बोर्ड, आपको पता है सिंध वाली सिंध हुकूमत का है। ठीक है ना। वैसे तो अगर आप सिंध हुकूमत का नाम लें तो आपके जहन में मतलब कोई अच्छी पिक्चर नहीं आएगी कि कोई मतलब कोई परफेक्टली इदारा काम कर रहा हो। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, SRB लाख दर्जे बेहतर FBR से काम कर रहा है। अच्छा, बात इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्या वजह है? एक तो ये कि इन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर से लोग हायर किए। ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तीसरा ये कि वो इस तरह नहीं है कि मतलब वो एक एक कमिश्नर ने अपनी अपनी दुकान खोली हुई है। तो मैं क्योंकि इस इदारे से भी डील कर रहा हूं जाती तौर पे, तो मैं आपको अपने जाती तजर्बे से बता रहा हूं कि यहां पे से हरेसमेंट भी नहीं है, ये अपने पैसे भी जो ड्यू होते हैं उससे ले लेते हैं और बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं, अच्छा SRB की जो पॉलिसी है ना, वो भी SRB खुद बना रहा है ज्यादा। मतलब उनके, मैंने नहीं देखा कि वजीर खजाना सिंध का मुराद अली शाह या बाकी वजीर उसको जाके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब मैं वजारत खजाना में था तो आप यकीन जाने कि हर मिनिस्ट्री अपने अपने तरीके से जो है ना FBR में मतलब अपना इन्वॉल्वमेंट चाहती थी, हर मिनिस्ट्री। इसी तरह फिर हर वजीर चाहता था कि उसका FBR चेयरमैन लगे, ये लगे, वो लगे। फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी ख्वाहिश होती थी, वजीर आजम हाउस की अपनी होती थी, चीफ सेक्रेटरी की अपनी होती थी मसाइल। ठीक है ना। फिर उसके अलावा जो बड़े इदारे हैं हमारे, वो उन इदारों के भी अपने निजी इदारे हैं, यानी कि तो वो उनके मसाइल होते थे, तो वो अपने तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कराते थे, कभी वजीर खजाना से तो कभी इससे।
तो इंडिपेंडेंस नाम की तो एफबीआर में चीज ही नहीं है ना। तो मैं समझता हूं कि अगर एफबीआर चीफ को स्टेट बैंक के, जैसे स्टेट बैंक का क्या होता है गवर्नर, तो अगर एफबीआर के चीफ को भी इसी तरीके से तैनाती हो, जैसे एफबीआर चीफ जो है जैसे गवर्नर तैनात होता है और जो है उसके नीचे एक बोर्ड हो बकायदा, वैसे तो उसकी भी मेंबर्स होते हैं, ग्रुप, वो मेंबर्स कहते हैं उनको, एक बोर्ड हो, उस बोर्ड के अंदर निजी सेक्टर के भी लोग हों और उसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दी जाए, तो ये बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी चीज मुजम्मिल साहब अगर मुझे आप बताएं, शौकत तरीन साहब के हवाले से चल रहा है कि उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया, आपने उनके साथ काम किया है, कोई राब्ता आपका हुआ, कोई इत्तला मिली आपको भी? नहीं जी, बिल्कुल मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने जो है अपने स्टेटमेंट को बड़ा जो है कंसाइज रखा। उन्होंने कहा कि मैंने 97 से लेकर 2003 तक डिफरेंट एपिसोड्स में पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज के साथ काम किया है। उन्होंने कहा मैंने पीपल्स मुशर्रफ के दौर में भी, मुशर्रफ के दौर से पहले नवाज शरीफ ने उनको हबीब बैंक का प्रेसिडेंट लगाया था, उसके अलावा वो अपनी कैपेसिटी में फाइनेंस मिनिस्ट्री और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एडवाइस करते रहे। फिर मुशर्रफ के दौर में जो है वो अपने जरा बैंकिंग सेक्टर पे आ गए, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में वो वजीर खजाना बने, फिर वो इमरान खान से उनकी रफाकत जो है, शौकत खानम जब बना था उस जमाने से वो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से शौकत खानम के, ठीक है, तो वो उनके दोस्त थे। इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आए और हमारी हेल्प करें, तो उन्होंने जो है हेल्प की। अब वो ही 70+ और उनकी सेहत जो है वो कह रहे हैं इजाजत नहीं दे रही, और उनके ख्याल में कि उन्होंने जितना वो दे सकते थे अपनी कैपेसिटी में मुल्क को दे दिए, अब इट्स नॉट वर्थ इट फॉर हिम टू कंटिन्यू, और उन्होंने जो है इसीलिए सेनेटरशिप से और पॉलिटिक्स से ही अपने आप को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वो एक, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया, सिटी बैंक के भी हेड रह चुके हैं, ही इज अ ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान। ऐसे लोगों को हमेशा आपको मशवरों में या इनसे जरूर मदद लेनी चाहिए, और ये ऐसे लोगों को जो है मैं समझता हूं कि मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहिए जब तक उनकी जिंदगी है। और किसी न किसी, जैसे डॉक्टर इशरत हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, मैं उनकी तहरीर पढ़ता हूं, हमने उनके साथ अभी पिछले दिनों काम भी किया। ऐसे ऐसे उनके पास आइडियाज, जो उनकी तजर्बा पूरी दुनिया की चीजें, तो ये सारे लोगों को हमें एक जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे जमा रखना चाहिए, इररिस्पेक्टिव के किसकी गवर्नमेंट है। ये मुल्क की पॉलिसीज में अपना अच्छा इनपुट दे सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हम हर बंदे को पॉलिटिसाइज कर देते हैं और उस पे जो है अलग अलग इल्जामात लगा के जो है उसको बेदिल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई आपका, आपने वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक सवाल उठ रहा है कि बीमार इदारों की निजकारी खासतौर पर PIA के हवाले से कि ये इल्जाम लग रहा है कि फवाद हसन फवाद हो या निगरान हुकूमत हो, उनका कोई एजेंडा है, और जाहिर है बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनका अपना इंटरेस्ट है PIA के साथ, वो ये बात कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हक में आप क्या समझते हैं कि PIA की निजकारी और फिर ये निजकारी का जो सारा अमल है, ये पाकिस्तान के मफाद में है, नुकसान में है, और इस वक्त जो तरीका अपनाया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में निजकारी का अमल मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है, अब तक खसारे का सौदा रहा है, और ये ऐसा मुझे लगता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर वापस लाना चाहते हैं फॉरेनर्स को देकर, या आप इसको कह लें कि नौ आबादियाती निजाम की एक नई शक्ल में वापसी। ये खेल हो रहा है। PIA एक ऐसा इदारा है जिसके पास एक गारंटीड बिजनेस है, लेकिन आप उसके आधे से ज्यादा जो है वो जहाज को ग्राउंड कर दें, और बार बार ये खबरें हैं कि जी आज उनको पेट्रोल के पैसे नहीं है इसलिए फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो ये तो बिल्कुल मैसेज दे रहे हैं कि ये कूड़ा है, इसको कोई उठा ले। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए हुकूमत से। पहला, क्या वो समझते हैं कि इतना बड़ा गारंटीड बिजनेस जो है उम्रे का, हज का, ओवरसीज पाकिस्तानीज और हम लोग पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं टूरिज्म के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वो इतना काफी नहीं है कि इस इदारे को मुनाफा बख्श बना दे और एक काबिल फख्र इदारा बना दे जैसे कि माजी में था। लेकिन डॉक्टर साहब इशू ये है, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि पाकिस्तान में जब भी सियासी हुकूमतें आती हैं, अपने लोग भर्ती करती हैं, ओवर स्टाफिंग कर देती हैं, लोड इतना पड़ जाता है, फैसले गलत होते हैं, नाकिस मामलात होते हैं, और ये चल रहा है पाकिस्तान में।
आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर आने वाली हुकूमतें जो है वो कोई आसमान से उतरेंगी, ज़ाहिर है हमारे लोग हैं, हम ही हैं, तो ये तो होते रहना तो बेहतर नहीं है किसी को बेच दे ताकि वो चलाए, हमारी जान छूटे, टैक्स पेयर का पैसा किसी सही जगह लगे। नहीं, मगर अगर ये तो आप काबीना को भी इसी तरह से प्राइवेटाइज कर दें तो शायद कोई ज्यादा बेहतर हो जाए। अगर ये आपने कहना है तो फिर तो कोई हिसाब नहीं। देखिए, हम तो माशी तवज्जुह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ये कहते हैं, बल्कि जो आपने वो कहा जो मुस्लिम लीग के एक रहनुमा ने कहा था मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में, जी सर, कि ये मुनाफे में आ सकता है, लेकिन हमें खदशा है कि अगली हुकूमत आके इसको बर्बाद कर देगी। अगर ये फार्मूला लग दे तो फिर तो आपको स्टेट बैंक को भी शायद प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो पहले तो ये तय कर लें कि खराबी को दूर करना मसले का हल है या उसको सर्जरी करके बगैर दवाइयां दिए उसका जिस्म के एक हिस्से को काट के फेंक दें। ये तो मुझे लेके भी सवाल है कि हम जब किसी इदारे को गैर मुल्की को बेचते हैं, अगर वो इदारा उस चीज को किसी और यहूदी को बेच दे तो आप क्या रोक सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक इदारा किसी को बेचा, वो उन्होंने पूरा का पूरा जो है किसी और को बेच दिया, तो फिर क्या करेंगे आप? तो ये सारी चीजें सलामती का मसला भी है। 650 अरब के अब तक आपने निचकारी कर दी, सिवाय तबाही और बर्बादी के क्या मिला? क्योंकि आपने तो ये कहा था कि जनाब ये पैसे से अब कर्जे उतारेंगे, तो कर्जे तो नहीं उतारे, ये तो और बढ़ते चले गए, असासे चले गए। बड़ा प्रॉफिटेबल इदारा पीटीसीएल आपने बेच दिया, शर्म की बात है, आज तक पैसे नहीं मिले। खुदा के गजब से डरे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैंने पाकिस्तान में बहुत बैंकिंग की है, दुनिया में भी की है। पाकिस्तान में ये फैसला हो चुका था कायद आज़म के जमाने से बाद तक कि फॉरेन बैंक्स को 3 शाखों से ज्यादा खोलने की इजाजत नहीं होगी, जिनमें से एक बांग्लादेश में थी, यानी 2। आज हमने यूनाइटेड बैंक, हबीब बैंक दे दी और 80% जो है बैंक्स की मिल्कियत उनकी है जो फॉरेनर्स हैं। बिल्कुल, वो इदारा जो कि आपके बड़े अहम इदारा है आपका, उसको जो है ना उन्होंने के पास जो है ना 25,000 अरब के डिपॉजिट्स हैं। तो ये हम क्या चाहते क्या है, पहले तो ये तय कर लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने बैंकिंग की बात की, 2 सवाल है लेकिन पहले जरा मैं IMF के हवाले से कर लूं। स्टेट बैंक के हवाले से फवाद हसन फवाद साहब, जिनकी निजकारी का भी तस्करा हो रहा था, उन्होंने जो है वो 2 हफ्ते पहले कोई एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बड़ा खौफनाक मामला कहा कि इसके जरिए IMF ने जो कि खुफिया मालूमात पाकिस्तान की जो है वो हासिल की है स्टेट बैंक की जो है वो खुद मुख्तारी के जरिए, और फिर अब IMF ये प्लान दे रहा है, मंसूबा दे रहा है कि FBR को भी उसी तरीके से जिस तरह से स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया गया था, स्टेट बैंक को भी इसको FBR को भी किया जाए। तो अब ये सारा मामला आपको कोई इसके अंदर डाउट नजर आ रहा है, ये ठीक है कि ये खुद मुख्तार होने चाहिए कि इदारे की ऐसे से काम करे? सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो देखिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फवाद हुसैन फवाद को पता है कि वो क्या बात कर रहा है, ही डजंट नो व्हाट इज टॉकिंग। मैं आपको वजह बता दूं, उनके अल्फाज क्या हैं कि जब हमने इसको स्टेट बैंक को जो है वो खुद मुख्तारी दे दी, तो उन्होंने IMF को वो मालूमात दे दी जो हम नहीं देना चाहते थे। खुदा के गजब से डरे, वहां वाइसराय नहीं लगा है, वो आपका अपना अपॉइंटेड गवर्नर है, वो वाइसराय नहीं है, और वजारत खजाना और उनकी रेगुलर मीटिंग होती है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अब खुद मुख्तारी के बाद जो गवर्नर आपने खुद लगाया है वो IMF को वो मालूमात दे रहा है जो आप नहीं देना चाहते थे और आपसे खुफिया रखता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो अगर ये फार्मूला कर ले तो फिर तो मेरे ख्याल से सन्नाटे में आ जाएंगे। लेकिन वो जो आपने जिस बयान का हवाला दिया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनको पता नहीं है वो क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक और बड़ी अहम बात कर दी, उन्होंने ये बात कर दी कि जी ये बैंकिंग का जो स्प्रेड है, वो जो मुनाफा सूद देते हैं और लेते हैं वो बहुत ज्यादा है, तो IMF ये क्यों नहीं कहता कि उसको कम किया जाए? अब उसको कौन बताए कि खुदा के गजब से डरो, ये पूरा इख्तियार स्टेट बैंक के पास है। IMF को क्या स्टेट बैंक कर ले। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब ये खुद मुख्तार नहीं था, मैंने 2008 में मैंने एक मुकदमा किया था स्टेट बैंक के ऊपर कौम के मुफाद में कि ये स्प्रेड बहुत ज्यादा है, मुनाफे में शरीक नहीं कर रहे। इस वक्त तो स्टेट बैंक जो है खुद मुख्तार नहीं था। उस वक्त स्टेट बैंक ने 2 गवर्नरों ने, वजारत खजाना ने, सब अटॉर्नी जनरल ने, सब ने मुखालफत की कि जी ये कोई नहीं है। तो मेरा कहना है उनको ये नहीं पता कि स्प्रेड क्या होता है, उनको ये नहीं पता कि खुद मुख्तारी का मतलब क्या होता है। इस किस्म के वो बातें कर रहे हैं कि मैं हैरान होता हूं। तो वो बातें उनकी तो आप बात छोड़ दें। FBR के हवाले से क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये FBR, पहली चीज तो ये है कि जब आपको खुद मुख्तार इदारा करते हैं और वहां आदमी करप्ट लगाते हैं और उसको पता होता है कि मुझे आपने जो इमरान खान जो है गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा ले लिया, हालांकि वो स्टेचुरी पोस्ट थी। तो हुकूमत अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है
तो जो इदारे, स्टेट बैंक पाकिस्तान के उन इदारों में है जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में किरदार अदा किया है। और ये बात रिकॉर्ड पे मैं अकेला नहीं कह रहा, पिछली ये रिकॉर्ड पर है सारा का सारा। तो अगर ये चीजें हैं तो खुद मुख्तारी देना और मुल्क में मेरिट का ना होना, एहतसाब का ना होना, गलत लोगों को अपॉइंट करना, गलत मेरिट पर तकर्रुरिया ना करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ना लोगों को लाना, तो अगर ये चीजें नहीं है तो खुद मुख्तारी देने से फायदा हासिल क्या होगा मुझे ये बता दें। वापडा भी तो क्यों बड़ा खुद मुख्तार हुआ करता था, आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो खुद मुख्तारी जो है नेपरा को देके अभी भी आप ऑर्डर इशू करते हैं कि जी आप बिजली के बिल में ये कर दें, तो ये खेल है। आपने कानून की हुक्मरानी का मजाक उड़ाया गया है इस मुल्क में तमाम हुकूमतों ने, और मैं आपको बता रहा हूं उनकी वजह से मईशत को आज जितने भी आप दावे कर लें, खतरनाक चैलेंजेस, बहुत खौफनाक चैलेंजेस दरपेश हैं। और ये अभी जो भी आप कहें IMF की और वर्ल्ड बैंक की जब आप रिपोर्टें पढ़ते हैं तो उन्होंने इतने संगीन खतरात का इजहार किया है, लेकिन हमारे यहाँ अखबारात में आता है, हुकूमत की तरफ से आता है कि ये मईशत बेहतर हो रही है, मईशत जो है बेहतरी की तरफ गामजन है, स्टॉक एक्सचेंज आसमान पर जा रहा है, FDI आने वाला है। तो हम ये किसको धोखा दे रहे हैं? बहुत 2024 की तैयारी है कि IMF के हमें प्रोग्राम में जकड़ा जाएगा, उस वक्त तक मईशत को संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा, उसका सबूत मैं आपको दे दूं। अच्छा डॉक्टर साहब, विंडफॉल टैक्स एक बैंकों की आमदन के ऊपर जो है वो लगाना चाह रहा था FBR, IMF का भी मुतालबा था, गोखे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसे रोक दिया है। लेकिन आप समझते हैं कि बैंकों की बेतहाशा आमदन के ऊपर मजीद टैक्सेस होने चाहिए? देखिए बात ये थी कि ये तो मैंने शुरू में कहा था कि गलत फैसला है, जुर्माना होना चाहिए। देखिए बिजली कोर्ट को मौका नहीं मिलता। बात यह थी कि उन्होंने, बैंकों ने सट्टेबाजी की, बैंकों ने नाजायज मुनाफा कमाया, बैंकों ने स्मगलिंग में मदद की, रुपए की कदर गिराई। ये कई वज़ारे खजाना कह चुके हैं माजी में कि बैंक्स जो हैं सट्टेबाजी में मुलव्विस हैं, रुपए की कदर गिराकर मुल्क की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अगर उन्होंने इतना जबरदस्त मुनाफा कमाया जो कि रिकॉर्ड में है, सट्टेबाजी करके तो उन पर जुर्माना होना चाहिए था, न सिर्फ बैंक के ऊपर बल्कि उस आदमी के ऊपर, और उनको बैंकों से निकाला जाता। क्योंकि अभी आपने देखा $2.5 अरब का एक और वो जो है पकड़ा गया, ओवर इनवॉइसिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें इस्लामी बैंक के नाम भी आ गया कि जो सबसे बड़ा इस्लामी बैंक वो भी मुलव्विस है, 5 बैंक हमारे मुलव्विस हैं। तो आपने क्या एक्शन ले लिया? 17 सियासतदान स्मगलिंग में मुलव्विस है, ईरान से तेल की, आपने क्या एक्शन ले लिया? तो मेरा कहना यह कि ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। स्टेट बैंक का एहतसाब कभी नहीं हुआ, बैंकों का एहतसाब नहीं हुआ, तो ये जो 40% लगाया मेरे ख्याल से अल्टीमेटली कोर्ट इसकी इजाजत दे देगी, लेकिन ये काफी नहीं है, वो फिर दोबारा कमाएंगे। हमारे रिकॉर्ड पर है कि हमारे जो बैंक्स हैं उन्होंने स्टेट बैंक के साथ फ्रॉड करके 5 अरब रुपए ले लिए, स्टेट बैंक को धोखा देके, जो उनका रेगुलेटर है। तो कभी एक्शन तो होता नहीं है, जुर्माना आप करें वो डिपॉजिटर के खाते में चला जाता है। सर जुर्माना जरूर करें, लेकिन स्टेट बैंक को भी तो पूछे ना वो रेगुलेशन क्या कर रहा है। नहीं तो वो तो इन्वॉल्व है ना सर, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मैंने लिखा है, मैं आज भी कह रहा हूं स्टेट बैंक मुलव्विस है इन चीजों में, डायरेक्टली मुलव्विस है, स्टेट बैंक के एहलकार मुलव्विस है, और स्टेट बैंक ने गलत फैसले किए हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन इस स्टेट बैंक का हिसाब नहीं होता, नैब का हिसाब नहीं होता, तो फिर क्या होगा? तो ये तो हमारे यहाँ तो एहतसाब के बगैर सारा खेल चल रहा है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज हो, रुपए की कदर गिरी हो, सब नाजायज तरीके से उनको गिराया गया है, दौलत को लूटा गया है। मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। स्टॉक एक्सचेंज में 3 बोरान है, उसमें मुलव्विस थे लोग, स्टेट बैंक मुलव्विस था, उसमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुलव्विस था, स्टॉक एक्सचेंज में था, SEC भी मुलव्विस था, जो रेगुलेटर्स हैं, और बिजनेस कम्युनिटी मुलव्विस थी, बैंक मुलव्विस थे। चीनी का बोरान आता है, उसमें हुकूमत मुलव्विस होती है, वज़रा मुलव्विस होते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। एक जुमले में मैं आपको बता दूं क्यों होता है। एक फ्रॉड हुआ जो कि बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ, ऑयल का, लोगों को से खींचा गया। जब वो साबित हो गया, जस्टिस भगवान दास ने रिपोर्ट दी, वो मुसलमान नहीं था लेकिन उसने सही रिपोर्ट दे दी, उसको ये तो उन्होंने कमाया, गवर्नमेंट को नुकसान फायदा पहुंचाया, आवाम को कुचला है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा पहुंचाया है। तो उसको क्लोज कैसे किया गया? इशरत साहब ने उस पर नोट लिखा, गलत कार्यां जो है नेक नियति से की गई थी, इसलिए इसको बंद कर दिया। तो अगर ये खेल इस मुल्क में होना है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खौफ आता है मुझे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चलेंगे तो शोबा तिब को कुछ मुश्किलात का सामना है, खासतौर पर मेडिकल कॉलेज को, जो निजी मेडिकल कॉलेजेस है, क्या मामला है, तरह ब्रेक के बाद बात
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मामला है सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का और वही मामला है जो पाकिस्तान के हर इदारे के साथ है, यानी कि पॉलिसीज का अदम तसलसल और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। और इस दफा शिकार है वो बच्चे, वो मासूम बच्चे कि जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए, इंटर के अंदर बहुत अच्छे नंबर लिए, मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिसीज का समझ में नहीं आता किस साल कौन सी दाखिला पॉलिसी चलेगी, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर इंडक्शन होगा, सिंध के अंदर क्या सूरत-ए-हाल है। मेरे साथ मौजूद है पामी सिंध के सदर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सूरत-ए-हाल क्या है? कोई सेंट्रल इंडक्शन की पॉलिसी आपकी आ गई है, कभी कोई पॉलिसी होती है, कभी किस तरीके से कहा जाता है, कोई पूछता भी है आपसे कि कर क्या रहे? आपने जो सवाल पूछा ये बिल्कुल बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और ये इसका बहुत बुनियादी ताल्लुक जो है वो हमारी पॉलिसी से है कि हम बजाय ये देखने के कि ग्राउंड फैक्ट्स क्या हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, हम कोशिश करते हैं कि अपने फैसले विषयों को लागू करें। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 184 पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल कॉलेज हैं, इनमें से 118 प्राइवेट सेक्टर में है और पानी जो है वो उनको रिप्रेजेंट करती है। सिंध के अंदर जो है हमारे पास 48 जो कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर में। ठीक। तो लेकिन होता क्या है कि हमें ना पूछा जाता है ना शामिल किया जाता है और हमें ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं। अखबार की एडवर्टीजमेंट से पता चलता है कि इस दफा सेंट्रल इंडक्शन हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या हो रही है। हमसे जब बच्चे पूछते हैं तो हम कहते हैं हम खुद लाइन में और मामला जैसे जैसे आएगी आपको बताएंगे। दुनिया भर में ये बात तय हो चुकी है कि स्टेक होल्डर्स को मिलाए बगैर खासतौर पर प्लानिंग फेज में कोई भी फैसला करना जो है वो डिजास्टर। लेकिन डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो इसके दो पोर्शन है। एक पोर्शन तो ये है कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल होती है, पॉलिसी हुकूमत बना देती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो स्टेक होल्डर्स किसी सूरत जो है वो हिस्सा नहीं बनते। लेकिन दूसरी जानब ये भी तो इल्जाम आता है ना कि आप लोगों के अगर हवाले एडमिशंस कर दिए जाए तो आप बहुत भारी फीसेस लेते हैं, इतनी फीसेस लेते हैं कि जिसकी बुनियाद पर बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता और हुकूमत को कहीं ना कहीं रेगुलेटरी चेक तो रखना पड़ता है ना। देखिए इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो अपने कर रहा है, खर्चे कर रहा है और जो सालाना जो मतलब इकोनॉमी है वो 150 अरब रुपए की है। 150 अरब रुपए सिर्फ कॉलेजेस की, उसके साथ जो अस्पताल है उसके तकरीबन इतने ही और है। अब इस पूरी इकोनॉमी को बैठ के कोई अगर बात करे कि इसको किस तरह चलाना है, मतलब ये है कि मैं मुझे जब से ये मुझे तो बताइए कभी एक दफा भी बैठ के उन्होंने पॉलिसी मीटिंग में नहीं बुलाया और मैं भी अखबारों के जरिए ही पढ़ता हूँ, टीवी के जरिए ही मालूम चलाता हूँ कि क्या हो रहा है। इसी तरह हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट जो है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान चौधरी साहब, वो भी इसी तरह से बेचारे लाइन रहते हैं और उनसे भी जब हम पूछते हैं तो वो भी उनको भी बतला दी जाती है। मसला ये होता है दुनिया भर में देखिए 184 में से 118 कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में, हमें दिखा के आप पूछे तो सही तो हम क्या करते हैं। आपको बताएं अगर आप चाहे इसको हुकूमत को ले जाएं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, सालाना जो है वो कम से कम 150 अरब रुपए हुकूमत के खर्च होंगे इसमें कि जो मौजूदा स्टेटस को मेंटेन करने में। और आप ये देखें कि हुकूमत एक तरफ कहती है कि हम प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना चाहते हैं, लेकिन पीआईए जो है 100 अरब रुपए जो है नुकसान कर रही है। बिल्कुल आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर के 150 अरब रुपए को लेके उसमें डालेंगे और उसके बाद इसका बोझ टैक्स पेयर पे पड़ेगा, उसका वो कहां से आएगा? बिल्कुल नहीं कह रहे हमारे पास। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक जाने पॉलिसी हमारी है कि हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, बीमार इदारों को अपने से हटाना चाहते हैं, दूसरी जानिब आप भी कहते हैं कि मेडिकल की तालीम में खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर को दबाया जाता है और ताकि जो है वो सरकारी इदारों को जो है फंड दिए जाए, उसके बाद हुकूमत के ऊपर ही बोझ पड़े। सर आप देखिए पंजाब में जो सूरत है तो पंजाब से हुआ था इसका सेंट्रल इंडक्शन का, उन्होंने कहा कि सारे कॉलेजेस के एडमिशन हम करके आपको बताएंगे कि आपको किसको पढ़ाना है। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये की कि पहले साल की फीस भी जो है वो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जमा कराएं। आप बताइए नेशनलाइजेशन और क्या होती है? 1970s में हमने नेशनलाइजेशन करके देख ली, आखिर में स्कूलों और कॉलेजों को पुराने मालिकों को देना पड़ा वापस, लेकिन हम सीखते नहीं। दुनिया भर में ये प्रोग्राम कहीं नहीं चलता। अगर आप ये समझते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो बच्चों पे बोझ पड़ता है, उसके लिए हमने तजावीज दी है। देखें
मैं आपको तजवीज आपके तवज्जो से सब आपके जो सामने उनको देता हूँ कि दुनिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप के बहुत से देशों में क्या होता है कि बच्चों को लोन मिलता है। बच्चे लोन लेते हैं जब दाखिल होते हैं बैंक से थ्रू, और वो लोन उनको पास होने के बाद 25 साल में थोड़ा थोड़ा उनके कट के वो चुकाना होता है। नतीजा अगर आप ये ले हैं उसमें, अच्छा लोग कहते हैं कि नहीं बच्चे भाग जाएंगे, भाग कैसे जाएंगे, और उनकी जो फुल रजिस्ट्रेशन आप ना करें, उनकी आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करें, जो कागजात रखें बैंक के पास, और जब वो पैसे रकम चुके जाए तो आप उनको वापस कर दें। बिल्कुल, उसको पहले जाना, पहले रकम पे करके वापस ले ले, तो उससे क्या होगा कि आपके स्वीपर का जो बच्चा है वो भी जो है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहेगा तो वो पढ़ लेगा लोन लेके गवर्नमेंट से। बिल्कुल ठीक है, यकसा मौके होने चाहिए, चाहे जो भी हो, जिसके लिए भी हो। जी हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से दबाया जाएगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर तो फिजल आउट हो जाएगा, फिर तो खत्म हो जाएगा ये सब कुछ। सर देखिए ना, आप खुद सोचें कि एक तरफ तो मुल्क इतनी मुश्किल, मैं उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं तकलीफ, बड़ी अच्छी तकलीफ उन्होंने की, सवाल के जवाब दिए, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनको किस तरह कैसे किया जाए, इसके बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। डॉक्टर साहब वो वजीर लगाते हैं निजकारी का, फवाद हसन फवाद साहब वजीर हैं, वो प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि कौन से इदारे नुकसान कर रहे हैं, उसके बाद किसको बेचना है। सर आपके जो है वो तकरीबन 200 अरब रुपए सालाना टैक्स करके मेडिकल के डॉक्टर्स को पढ़ाने में लगती है पब्लिक सेक्टर में। अच्छा, ये 200 अरब रुपए तो आप खर्च कर रहे हैं हर साल, इसका कोई जिक्र भी नहीं करता। लेकिन आपको ये जो प्राइवेट सेक्टर जो, अच्छा मयार का भी तो मामला है ना। देखिए जो पब्लिक सेक्टर के कॉलेज है, ये तासुर जाता है कि उनका शायद मयार आप लोगों से बहुत बेहतर है, आप लोग पैसे भी ज्यादा लेते हैं, मयार भी ठीक नहीं रखते। देखिए हमारे टाइम्स में आप माशाल्लाह आपको बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके सामने भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो जानते हैं कि हर चीज का एक एविडेंस होता है, रिसर्च होती है, तो कोई भी कुछ सिखा के कर सकता है। आप देखिए मेरे कॉलेज के जो खास के जो बच्चे हैं वो इस वक्त FCPS का बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। FCPS के अंदर उसके इसी तरह लम्स में एफिलिएटेड है, लम्स के रिजल्ट में आप उनके भाई छात्र से बात करें, वो हर साल मुझे मुबारकबाद देते हैं कि आपके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, ये बात उठा के कह देना बहुत आसान है, लेकिन इससे कोई रिसर्च हुई है, एविडेंस है इस बात का कि प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट कम है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सूरत-ए-हाल वही है जो पाकिस्तान में हर इदारे के साथ है, हम इदारों को खुद बीमार करते हैं, अब हम प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस को बीमार करना चाहते हैं। जिस तरीके से हम पहले बीमार कर चुके हैं उन तमाम पब्लिक सेक्टर की तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, चाहे फिर वो PI हो, स्टील मिल हो या कोई और इदारा हो। बहरहाल हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक जानिब निजकारी की बात करते हैं, दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर का, खासतौर पर एजुकेशन का ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं, ऐसे मामला लेके आते हैं कि जो खिलवाड़ का सबब बनता है और चीज को तबाह करने का मामला बनता है। आप जरूर करें, रेगुलेशन जरूर करें, लेकिन ये देख लें कि किस तरीके से करनी है, स्टेक होल्डर्स कौन है, किसके साथ क्या बात करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।